डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम होम्योस्टेसिस का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके मैकेनिज्म्स हम डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। What is homeostasis? Basically कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास टू टाइप्स के इन्वायरमेंट्स होते हैं। एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अंदर एटमॉस्फेयर आ जाता है और उसके साथ बहुत सारे वेरिंग कंडीशंस जिसमें एटमॉस्फेयर आता है और उसके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सबको मिला के हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। और जबकि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जो भी सेल है उस सेल के सराउंडिंग के टिश्यू फ्लूइड्स वगैरह इसमें आ जाते हैं और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लिम्फ हो या प्लाज्मा हो या फिर ब्लड के अंदर जो ब्लड का पार्ट हो या ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है, वो सारी चीज़ें मिला के हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने इंटरनल कंडीशंस को वो रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, सच एज बॉडी फ्लूइड वगैरह, ताकि वो एक हेल्दी एक लाइफ वो मेंटेन रख सकें रिगार्डलेस ऑफ आउटसाइड कंडीशंस, जिसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। द टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और सेल, किसी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी जिसमें वो इंटरनल अपने कंडीशंस को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, चाहे आउटसाइड की कंडीशंस जितने भी चेंज हो जाएं, वो अपने इंटरनल एक कंडीशन को मेंटेन रखने की हर मुमकिन वो कोशिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो ये एक सेल की भी एबिलिटी होती है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना और फिर ऑर्गेनिज्म की भी एबिलिटी होती है कि वो अपने इंटरनल कंडीशंस को, अपने इंटरनल कंडीशंस का मतलब ये है कि टेम्परेचर को वो मेंटेन रखेंगे, पीएच को वो मेंटेन रखेंगे, वाटर कंसंट्रेशन या सोल्यूट की कंसंट्रेशन को वो मेंटेन रखेंगे रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस। एक्सटर्नल कंडीशंस जितने भी चेंज हो जाएं, वो अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखने की वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। एंड देन वी हैव मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के अंदर वेरिएबल्स आ जाते हैं और फिर हमारे पास इसके साथ एक सेट पॉइंट होता है जो कि हम डिस्कस करेंगे। वेरिएबल्स ऐसे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो रहे होते हैं, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स में हमारे पास बेस्ट एग्जांपल्स हैं बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर ऑब्वियसली एक इंटरनल फिक्स बॉडी टेम्परेचर होता है। तो ये आउटसाइड इन्वायरमेंट अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो उससे क्या होगा कि बॉडी टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, तो इसको हम कहते हैं दीज आर वेरिएबल्स। वाटर कंसंट्रेशन अगेन वेरिएबल है कि ये इंटरनल एक फैक्टर है जो कि एटमॉस्फेरिक वाटर कंसंट्रेशन चेंज होने से इंटरनल सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है, इसलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं। सॉल्यूट की कंपोजिशन वगैरह है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन वगैरह है कि सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जब चेंज होती है, वो चेंज क्यों होती है? क्योंकि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से वो इफेक्ट हो रहा होता है, तो उसको भी हम कहते हैं दिस इज ऑल्सो वेरिएबल। एंड देन वी हैव सेट पॉइंट। सेट पॉइंट बेसिकली एक आइडियल या एक नॉर्मल वैल्यू होती है वेरिएबल की, जो कि ऑलरेडी उस ऑर्गेनिज्म या उस सेल के मेमोरी में स्टोर हुआ होता है, जिसको हम सेट पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस जो है, दिस इज सेट पॉइंट, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो मेमोरी के अंदर ये स्टोर हुआ है, हमारे बॉडी को ये पता है या हमारे बॉडी का जो मेमोरी है उसमें ये स्टोर हुआ है कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखना है, विच इज सेट पॉइंट। 37 डिग्री सेल्सियस एक सेट पॉइंट है जो कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म या उस सेल के अंदर ये मेमोरी में स्टोर हुआ होता है, ये फिक्स्ड वैल्यू है, उसको हम कहते हैं सेट पॉइंट। सेट पॉइंट बेसिकली वेरिएबल की वो फिक्स्ड वैल्यू होती है।
वो pH की भी हो सकती है, वो टेम्परेचर की भी हो सकती है, या वो वाटर कंसंट्रेशन की भी हो सकती है, जो कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म या उस सेल के अंदर उसकी मेमोरी में वो स्टोर हुआ होता है। पहले से उसको पता होता है कि इतना टेम्परेचर मेंटेन रखना है, इतना pH मेंटेन रखना है, जिसको हम कहते हैं सेट पॉइंट। And then we have three components. एक को हम रिसेप्टर कहते हैं, सेकंड we have कंट्रोल सिस्टम, एंड थर्ड पार्ट इज इफेक्टर। तो बेसिकली रिसेप्टर एक्चुअली क्या करता है कि इट डिटेक्ट्स चेंज इन वेरिएबल एंड फीड दैट इंफॉर्मेशन बैक टू कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर के पास सेट पॉइंट का इंफॉर्मेशन होता है। कंट्रोल सेंटर इस केस में हमारे पास हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम करता है कि कंट्रोल सेंटर में मेमोरी या इसका डेटा फिक्स्ड है कि 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना है। तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर। रिसेप्टर वो ऑर्गन होता है जो कि वेरिएबल के अंदर जो भी चेंज आ जाएगा उसको ये डिटेक्ट करता है, उस चेंज इन वेरिएबल को ये डिटेक्ट करता है और वो इंफॉर्मेशन भेज देता है कंट्रोल सेंटर तक। अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर सपोज चेंज हो जाता है, फॉर एग्जांपल, चेंज होने से फिर हमारे रिसेप्टर्स क्या करेंगे कि ये रिसेप्टर्स उस चेंज को डिटेक्ट करेंगे। कौन सा चेंज? वेरिएबल, जो कि टेम्परेचर एक वेरिएबल है, तो टेम्परेचर के अंदर जो चेंज है उसको ये डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद ये इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे कंट्रोल सेंटर तक और कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? इट विल इंटीग्रेट्स डेटा इंटीग्रेट करेगा सेंसर से, जो डेटा इसने रिसीव किया है, जो कि उसके पास ऑलरेडी स्टोर्ड फॉर्म में है, जो कि सेट पॉइंट है, उसके साथ वो कंपेयर करेगा और फिर वापस ये इंफॉर्मेशन सेंड करेगा इफेक्टर तक। You can see in this diagram here, देखें, this is variable, ये आपके पास होम्योस्टेसिस है। ये वेरिएबल अगर चेंज हो जाता है, सपोज ये इम्बैलेंस होता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये चेंज हो गया। प्रोसेस स्टिमुलस इट विल प्रोड्यूस चेंज इन वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर चेंज क्रिएट करेगा कौन? स्टिमुलस बाहर इन्वायरमेंट से सिग्नल आता है, वो सिग्नल क्या करेगा कि इट प्रोड्यूस चेंजेस इन वेरिएबल। टेम्परेचर में वो चेंज करेगा या जो भी जिस वेरिएबल की बात हो रही है उसमें ये चेंज करेगा। उस चेंज को फिर रिसेप्टर रिसीव करता है। चेंज इज डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर उस चेंज को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद फिर इस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल सेंटर तक भेजेगा। कंट्रोल सेंटर ब्रेन है, तो ब्रेन क्या करेगा? इस इंफॉर्मेशन को फिर इंटरप्रेट करेगा और फिर उसको वापस सेंड कर देगा इफेक्टर तक। और इफेक्टर फिर क्या करेगा कि जो भी रिस्पॉन्स है, जो भी उसके पास रिस्पॉन्स शो करना है, वो रिस्पॉन्स इफेक्टर शो करेगा। अगर कोई मसल है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर फिर बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड, अगर ये वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चेंज हो गया है, तो ये स्टिमुलस हमारे स्किन सेल्स रिसीव करेंगे। ये इंफॉर्मेशन चला जाएगा रिसेप्टर के थ्रू कंट्रोल सेंटर तक। कंट्रोल सेंटर फिर सेट पॉइंट के लिहाज से उसको डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद वापस इंफॉर्मेशन सेंड करेगा इफेक्टर के पास और ये इफेक्टर क्या करेगा? स्वेटिंग करनी है तो ये स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? स्वेट ग्लैंड्स के पास इंफॉर्मेशन भेजेगा। स्वेट ग्लैंड्स क्या है? यहाँ पे इफेक्टर के तौर पे ये काम कर रहे हैं। जहाँ पे स्वेटिंग होगी तो ये फिर जो है नॉर्मल वेरिएबल जो है वो दोबारा होम्योस्टेसिस के पास आ जाएगा। अगेन अगर इम्बैलेंस होगा तो फिर वापस इसी तरह से ये साइकिल कंटिन्यू रहता है और हर मुमकिन कोशिश होती है इसकी कि ये एक होम्योस्टेसिस पे ये इसको मेंटेन रखें, या जो 37 डिग्री सेल्सियस जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखें। फॉर एग्जांपल अगर हम बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो एंड देन वी हैव इफेक्टर्स हैज एन इफेक्ट ऑन वेरिएबल के ऊपर इफेक्टर का इफेक्ट होता है। कि अभी हमने बात की कि अगर सपोज टेम्परेचर को एज स्टिमुलस अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये हमारे स्किन सेल्स उसको रिसीव करेंगे। हमारे रिसेप्टर्स जो थर्मो रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में होंगे या हमारे स्किन के ऊपर होंगे, वो उसको डिटेक्ट करने के बाद फिर ये रिसेप्टर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर तक जाएगा और फिर कंट्रोल सेंटर फिर डिसाइड करेगा कि स्वेटिंग करनी है या जिस हिसाब से अगर टेम्परेचर कम हो गया है
तो ये मसल्स को एक्टिवेट करेगा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा। तो स्वेट ग्लैंड और मसल्स हमारे पास इफेक्टर्स हैं। जहाँ पे इफेक्ट शो होता है उसको हम बेसिकली इफेक्टर्स कहते हैं। और ये इफेक्ट कैसे शो होता है, जो हमारा जो कंट्रोल सेंटर ने जो इन्फॉर्मेशन सेंड किया है उसका रिस्पॉन्स देता है ये इफेक्टर, और यहाँ पे इफेक्ट शो होता है। अब हियर वी हैव एन एग्जांपल कि एक कॉमन एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि एक कॉमन लैब इंक्यूबेटर है। कॉमन लैब इंक्यूबेटर कैसे काम करता है कि ये टेम्परेचर के अंदर जो भी चेंज है, रूम टेम्परेचर के अंदर अगर सपोज चेंज हो गया है तो ये थर्मोमीटर जो है वो एज ए रिसेप्टर के तौर पे यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि ये सिग्नल रिसीव करेगा कि रूम टेम्परेचर कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है। ये फिर इंफॉर्मेशन सेंड करेगा कंट्रोल सेंटर तक। हियर कंट्रोल सेंटर इज एक्चुअली थर्मोस्टेट। एक कॉमन लैब इंक्यूबेटर के अंदर थर्मोस्टेट होता है और फिर थर्मोमीटर होता है। थर्मोमीटर यहाँ पे रिसेप्टर के तौर पे काम करता है, और थर्मोस्टेट जो है वो कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम करेगा, जो कि आगे फिर ये क्या करेगा कि विच एक्टिवेट्स इफेक्टर। इफेक्टर यहाँ पे हीटिंग कॉइल है। अगर टेम्परेचर कम हो गया है तो ये क्या करेगा, हीटिंग कॉइल को ऑन करेगा, और अगर टेम्परेचर रूम के अंदर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो गया है तो हीटिंग कॉइल जो है उसको ये ऑफ करेगा। तो इफेक्ट कहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे इफेक्टर्स के ऊपर इफेक्ट शो हो रहा है। यही सिमिलर एग्जाम्पल हमारे पास टेम्परेचर चेंज इन अवर ह्यूमन बॉडी के थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे बॉडी में, जो कि चेंज इन टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे। जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चेंज हो गया है उसको डिटेक्ट करेंगे। तो ये रिसेप्टर ये वाला इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद उसको हाइपोथैलेमस तक भेजेगा फोर ब्रेन में, जो कि कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम करेगा। दूसरा जो एग्जांपल है उसमें जो थर्मोस्टेट का काम है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस वही काम करेगा, और ये स्टिमुलेट करेगा इफेक्टर्स को, जो कि इफेक्टर्स हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स हैं या फिर मसल्स हैं। अगर टेम्परेचर कम करनी हो तो स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि ये स्वेटिंग करेंगे, और फिर अगर टेम्परेचर मजीद इंक्रीज करना हो तो मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जो कि बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा रेज करेंगे। एंड लास्ट वन इज वी हैव फीडबैक मैकेनिज्म इन होम्योस्टेसिस। Feedback mechanism is basically a cycle of events in which information about change is fed back into system so that the regulator in control center can control the process. तो ये एक साइकिल ऑफ इवेंट्स हैं जिसमें चेंज इन वेरिएबल के अंदर जो भी चेंज है उसका जो इंफॉर्मेशन है उसको सिस्टम खुद ही रेगुलेट कर रहा होता है कि इसको मजीद जो है वो इन्हांस करना है या इसको अभी कम्प्लीटली स्टॉप करना है। तो ये खुद ही रेगुलेट करता है उसकी जो इसके अंदर जो वेरिएबल के अंदर जो चेंज है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस तरह से ये फेड बैक हो जाता है कि रेगुलेटर उसको रेगुलेट खुद ही करता है कि जो भी उसके अंदर चेंज आ रहा है उसको देखते हुए रेगुलेशन खुद ही हो जाती है। रेगुलेशन कैसे होती है, या तो उस प्रोसेस को स्टॉप किया जाता है या फिर मजीद उस प्रोसेस को इन्हांस किया जाता है। अगर इस तरह से उस प्रोसेस को मजीद इन्हांस किया जाए तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, और उसको अगर स्टॉप किया जाए तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। दिस रिजल्ट्स इन रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज। जो भी चेंज आया है उसकी डायरेक्शन में उसको अगर कम्प्लीटली रिवर्स करें तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो ये सिस्टम को मोस्टली स्टेबलाइज करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो यहाँ से सिग्नल चला जाएगा कंट्रोल सेंटर तक। कंट्रोल सेंटर डिसाइड करेगा, इंफॉर्मेशन सेंड करेगा इफेक्टर्स तक, तो इफेक्टर्स को ये बताएगा कि स्वेटिंग करें। कुछ टाइम के लिए वो स्वेटिंग करेंगे। आफ्टर स्वेटिंग बॉडी का टेम्परेचर कूल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। जब नॉर्मल हो जाएगा तो उसके बाद फिर क्या होगा कि ये खुद ही उसको स्टॉप करने की नीड होती है यहाँ पे कि मजीद जो है अब कूलिंग बॉडी के लिए मजीद कूलिंग, बॉडी को मजीद कूल नहीं करना है, मजीद उससे फिर टेम्परेचर मजीद डिक्रीज हो जाएगा। तो बस ये अब 37 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया है तो वहां पे इसको स्टॉप करने की जरूरत होती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। बेस्ट एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर इफ
वाटर, कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट इन बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर वाटर की जो कंटेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है कि इफ बॉडी इज डिफिशिएंट इन वाटर, बॉडी के अंदर पानी की जब कमी आ जाती है तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब को एक्टिवेट करेगा कि वो एडीएच सीक्रेट करें, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सीक्रेट करें। ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करेगा, कलेक्टिंग टिब्यूल जो हमारे पास नेफ्रॉन है उसके अंदर कलेक्टिंग टिब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, उनको वाटर के लिए मोर परमिएबल बना देगा। एज रिजल्ट क्या होगा, मोर वाटर रीअब्सॉर्ब होगा और ब्लड के अंदर ज्यादा से ज्यादा वाटर चला जाएगा। इसी तरह जो ही ब्लड के अंदर वाटर नॉर्मलाइज हो जाएगा तो उसके बाद ऑब्वियसली इस प्रोसेस को रिवर्स करना है, बंद करना है इसको। तो जो ही ब्लड के अंदर वाटर रेज हो जाएगी तो ये फिर अगेन दिस इज सेंस्ड बाय हाइपोथैलेमस, कंट्रोल सेंटर उसको फिर सेंस करेगा, सेंस करके फिर क्या करेगा कि एडीएच की सीक्रेशन फिर वो स्लो डाउन करेगा। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। प्रोसेस स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद कुछ हद तक उसको इसने होम्योस्टेसिस तक पहुंचा दिया, नॉर्मलाइज कर दिया। नॉर्मलाइज करने के बाद फिर ये क्या करेगा कि उस प्रोसेस को खुद ही स्लो डाउन कर देता है, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। अगर ये उस प्रोसेस को मजीद एम्पलीफाई करें तो उस उस केस में हम इसको कहते हैं कि दिस इज पॉजिटिव फीडबैक, बट दिस पॉजिटिव फीडबैक इज डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट। इसमें होम्योस्टेसिस गेन नहीं होता कि वो जो चेंज आ रहा है उस चेंज को आप उस चेंज को ये मजीद चेंज की तरफ लेकर जाता है, तो इसलिए जो है ये होम्योस्टेसिस इसमें मेंटेन नहीं होती। और ये कहते हैं कि दिस इज वेरी लेस कॉमन इन नेचर एज कंपेयर टू नेगेटिव फीडबैक। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, बेबी सकलिंग एट निपल्स सेंड नर्व इंपल्स टू सेंसरी न्यूरॉन्स इन हाइपोथैलेमस। बेबी की फीडिंग का जो सिग्नल है वो चला जाता है हाइपोथैलेमस तक, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, न्यूरो सेंसरी सेल्स ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करेंगे और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो है ये स्टोर भी होता है। ये ऑक्सीटोसिन जब सर्कुलेट करेगा ब्लड के थ्रू ब्रेस्ट सेल्स तक, तो ब्रेस्ट सेल्स में जाके ये स्मूथ मसल्स को मजीद कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये मजीद जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिलीज ऑफ मिल्क जो है वो एनहांस हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि बेबी को जब फीड कराया जाता है तो फीडिंग की वजह से मजीद मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो दिस इज समथिंग टोटली डिफरेंट टू दैट ऑफ होम्योस्टेसिस। तो ये नेचर में बहुत कम पाया जाता है क्योंकि ये होम्योस्टेसिस के अगेंस्ट जा रहा है कि ये मजीद चेंज जो चेंज है उसको ये मजीद चेंज की तरफ लेकर जा रहा है। This is diagrammatic representation of positive feedback, control of lactation है, hypothalamus pituitary gland को एक्टिवेट करेगा ऑक्सीटोसिन के लिए, ऑक्सीटोसिन फिर मिल्क रिलीज करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन भी प्रोड्यूस करता है साथ में, जो कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इज बेसिकली सकलिंग इज बेसिकली सेंसरी इनपुट, यहाँ पे ये स्टिमुलेट कर रहा है, ये मजीद प्रोसेस को चेंज कर रहा है। Thank you so much for watching my video.